नमस्कार। मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साइंस की, लेकिन साइंस के साथ हिस्ट्री की भी, जो मेरा पसंदीदा विषय है। आज इसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है जब इतिहास और साइंस आमने सामने होते हैं। एक छोटा सा किस्सा है। किस्सा जर्मनी का है। जब वो जर्मनी बना हुआ भी नहीं था, कुछ स्टेट्स का एक संगठन भर था। सन 1865 में एक साइंटिस्ट और उनके साथी सैनिक में ठन गई। साइंटिस्ट ने सैनिक को फितरती झूठा कह दिया। नतीजा, सैनिक को गुस्सा आ गया, जो आना ही था, और उन्होंने आरोप लगाने वाले को द्वंद्व युद्ध या डुएल फाइट के लिए ललकारा। वो 19वीं सदी के दिन थे। तब लोग आन बान शान के लिए, अपमान के लिए और इंतकाम के लिए डुएल या द्वंद्व किया करते थे। ये चलन आम था और उसमें कुछ नियमों के अंतर्गत लड़ाई की जाती थी। हथियार को चुनने का अधिकार ललकारे गए व्यक्ति को होता था। इसलिए साइंटिस्ट से कहा गया कि चुन लो, किस हथियार से लड़ना चाहोगे, तलवार से, पिस्तौल से या फिर किसी और ढंग से। हैरान करने वाली बात यह थी कि साइंटिस्ट ने सॉसेजेस चुनी, सॉसेजेस जो खाई जाती थी। अब सैनिक से वैज्ञानिक कैसे जीतता? ऐसे में दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी था। वो काफ़ी समय से मांस की बनी हुई इस सिलेंड्रिकल खाने की चीज़ पर, एक पैरासाइट ट्रिकेनेला पर काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सैनिक से कहा कि 2 सॉसेजेस हम लोगों के सामने मंगाकर रखी जाएगी। एक में सलाइन का इंजेक्शन लगा होगा और दूसरे में ढेर सारे ट्रिकेनेला पैरासाइट्स का। चूँकि ललकारने वाले आप हैं, इसलिए पहले आपको चुनाव करने दिया जाएगा। पहली सॉसेजेस आप खाएंगे, फिर जो बचेगी नियम के हिसाब से वो मुझे खानी होगी। तलवार पिस्तौल से लड़कर मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% है, लेकिन ट्रिकेनेला के मामले में ये 1000:1 की हो जाती है। कारण कि सैनिक को मांस की पहचान नहीं थी, वो ट्रिकेनेला को भी नहीं समझता था। नतीजतन उसे जोखिम उठाना पड़ेगा, और फिर जोखिम के बाद होने वाला रोग, उस सैनिक का, सोल्जर का साहस टूट गया। ट्रिकेनेला के बारे में वो इतना जानते थे कि ये पैरासाइट जब मनुष्य की देह में आ जाता है तो हर अंग, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, मसल्स, हर जगह भयानक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तरह तरह के कष्टकारी लक्षण, तड़प तड़प कर मौत। लेकिन नियम तो नियम था डुएल का, क्या कर सकते थे। आखिरकार सैनिक ने वैज्ञानिक से सुलह कर ली, ललकार शांत हुई। लेकिन इस घटना से हमें उस साइंटिस्ट की सोच और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में बखूबी पता चलता है। साइंटिस्ट जो मॉडर्न पैथोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साइंटिस्ट जो एक सोशल वर्कर और नेता भी थे। साइंटिस्ट जो कहते थे कि विज्ञान सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का एक औजार है। साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि फिजिशियन वाकई में गरीबों के अटॉर्नी यानी वकील होते हैं। उस वैज्ञानिक ने सन 1847 में प्रशा में फैली टाइफस महामारी का आतंक देखा था, और ये भी जाना था कि किस तरह से रोगों का फैलना गरीबों के प्राण ले लेता है। फिर उन्होंने 1848 की असफल क्रांति देखी, उसमें शामिल होकर अपनी प्रोफेसरी गंवाई, और ये समझा कि प्रश्न पूछने वाले इस व्यक्ति को सत्ता के जूतों तले कुचल दिया जाता है। वो सिर्फ क्रांतिकारियों के साथ ही नहीं रहे, वो वैज्ञानिक साम्राज्यवादियों से भी जूझे थे और चर्च से भी लोहा लिया, यानी कि सोशल डार्विनवादियों से भी 2-2 हाथ किए, और यहाँ तक ऐसे नस्लवादियों से भी जरूर जिरह की जो यहूदियों को यानी ज्यूज़ को नीची नस्ल का मानते थे। ह्यूमन ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके चारों तरफ एक छोटी सी जगह होती है, ब्रेन से थोड़ी हटी हुई। इस जगह में रोज़ जमा होने वाला एक जो लिक्विड होता है वो हमारी बॉडी फंक्शन और जो डिजीज़ होती हैं उसमें उसका बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। आज इस जगह को 19th सेंचुरी के उसी साइंटिस्ट के नाम पर जानते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ फर्काउ, और
डोयल के उनके सैनिक साथी थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। बहस ये उठी थी जब फरखाऊ ने कहा था कि सेना बजट में कटौती होनी चाहिए। बिस्मार्क, तुम झूठे हो, अपने सैनिक विस्तारवाद के लिए लोगों को डरा के रखते हो, झूठ बोलते हो। इस वजह से बिस्मार्क को ताव चढ़ गया। फिर जो होकर भी नहीं हुआ वो तो आप जान ही चुके हैं। वो था एक डुएल। हथियार से बोटियां नहीं, बोटियां ही हथियार थी, यानी हथियार से काट करके मांस नहीं अलग हो रहा था, मांस से ही लड़ा गया। ह्यूमन ब्रेन की उन बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द की जो जगह होती है, आज हम उसी को फरखाऊ रॉबिन स्पेस कहते हैं। तो ये थी मेरी एक नई जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आलेख था मेरे एक फेसबुक मित्र डॉक्टर स्कंद शुक्ला का। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।